Hello students, today's our topic of discussion is elimination reactions. Elimination reactions are of two types, E1 and E2. Elimination reactions are reverse of addition reactions. Here 2 or 4 atoms or groups are attached to the adjacent carbon atom in the substrate molecule are eliminated to form multiple bonds. एलिमिनेशन रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस की जस्ट अपोजिट होती हैं. एडिशन रिएक्शंस में कुछ चीज़ ऐड होती है, कोई एटम या कोई ग्रुप ऐड होता है, बट इन एलिमिनेशन रिएक्शन इसका अपोजिट है. इसमें कुछ चीज़ एलिमिनेट होती है या कोई एटम या ग्रुप एलिमिनेट होता है या फिर सब्सट्रैक्ट होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कार्बन है, कार्बन से 2 या 2 से ज़्यादा 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें से जब कोई चीज़ एलिमिनेट होगी, कोई एटम एलिमिनेट होगा एडजेसेंट कार्बन से, तो उसकी जगह पर बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा. जैसे सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बन के हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, डबल बॉन्ड है तो हमें ट्रिपल बॉन्ड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, मतलब इन रिएक्शंस में क्या है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करा रहे हैं और हमें एल्कीन्स मिल रही हैं. दिस इज द जनरल रिएक्शन. हियर यू कैन सी एट द बॉटम कि अगर हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया है RCH2CH2X, जहाँ पर R मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, X मतलब एक हैलोजन एटम अटैच्ड है, और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं OH माइनस मतलब कि बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमें एल्कीन्स मिल रही हैं. ओके, मतलब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, उसके पास का जो कार्बन है बीटा कार्बन, उससे हाइड्रोजन एटम निकलेगा हमेशा. I can show you. This is the functional group. Okay, this is the alpha carbon and this is the beta carbon. तो अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो वो अपने आप को और इधर से X निकलेगा, दिस वन हैलोजन निकलेगा. अगर हैलोजन निकलता है और उधर से H प्लस निकलता है, एलिमिनेट होता है, तो दोनों कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और डबल बॉन्ड कंपाउंड या मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड बना लेंगे. अगर यहाँ पर इस तरफ सबस्ट्रेट एल्कीन है तो प्रोडक्ट एल्काइन बनेगा, और अगर सबस्ट्रेट एल्केन है तो प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा. ओके, नेक्स्ट, types of elimination reaction. Elimination reactions are of two types, as I have told you, E1 and E2. E1 reactions are unimolecular and E2 reactions are bimolecular. Unimolecular elimination reactions. When, note this line, when the rate of elimination reaction is dependent only upon the concentration of substrate. ठीक है, not on the concentration of nucleophile. Note this, when the rate of elimination reaction is dependent only upon the concentration of substrate, the reaction is the first order reaction and it will be designated as E1. Okay, that's why we are calling this reaction यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन होती है वो किन चीजों से मिलकर बनती है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, देन दे बोथ विल रिएक्ट एंड विल गिव द प्रोडक्ट. समवेयर वी यूज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कौन होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को या तो कम कर देता है या ज्यादा कर देता है, दैट इज कैटलिस्ट.
ओके। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है सबस्ट्रेट। इसमें सिर्फ हम एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिससे हमें रिएक्शन स्टार्ट करनी है, और प्रेजेंस में क्या ले रहे हैं, एल्कोहलिक OH मतलब एल्कोहलिक बेस। ओके, नेक्स्ट E1 and SN1 reactions are similar, काफ़ी हद तक सिमिलर है E1 रिएक्शन SN1 रिएक्शन के। SN1 reaction is substituted nucleophilic addition reactions, part of the chemical properties of alkyl halide. Okay, E1 reactions जो होती है 2-step reaction होती है। SN1 reaction की तरह SN1 reaction भी 2-step reactions होती है। Okay, first step involves the slow ionization of alkyl halide. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्लो आयनाइजेशन होता है एल्काइल हैलाइड का। आयनाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर उसमें से कुछ चीज़ नहीं, OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन इज बेस एंड यू नो द अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्ट। अगर OH माइनस आयन है तो वो हमारे पहले वाले मॉलिक्यूल से किसी पॉजिटिव मॉइटी को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव मॉइटी को अट्रैक्ट करेगा और एक मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे OH माइनस आयन है तो H प्लस को अट्रैक्ट करेगा और H2O बना लेगा, H2O का मॉलिक्यूल बना लेगा, एंड दिस गिव्स द कार्बोनियम आयन। ओके, ये जो आयनाइजेशन वाला प्रोसेस होता है फर्स्ट स्टेप में, इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन को हम कार्बोकटायन भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आता है। एंड इन द सेकेंड स्टेप इट इन्वॉल्व्स द फास्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय द बेस। ओके, फ्रॉम द एडजेसेंट बीटा कार्बन एटम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन। पहले वाले में क्या होता है, हमारा हेलोजन निकल रहा है, हेलोजन की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि जो बीटा कार्बन है उससे H प्लस भी निकल रहा है, OH माइनस आयन अट्रैक्ट कर रहा है तो H प्लस भी निकल रहा है। अब एक के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, H प्लस निकला है तो माइनस चार्ज है, और एक के ऊपर Cl माइनस या Cl का जो क्लोरो ग्रुप है, एटम है, वो निकला है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आया है। फर्स्ट स्टेप पे जो कार्बोकटायन बना था। ओके, तो दोनों मिलकर मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज द E1 रिएक्शन। सो दिस इज द रिएक्शन। टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड। टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड में, टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड मतलब ये टर्शियरी कंपाउंड है। ओके, तो इसमें एक X जुड़ा हुआ है, here you can see the X, this is leaving group and one hydrogen from these 3 methyl group is the leaving group. Okay, so we can see in the second step, अगर ये हेलोजन एटम निकलेगा तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पर इस बॉन्ड का चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। गेटिंग में, इस कार्बन पर आ जाएगा तभी ये कार्बोकटायन बनेगा। ओके, अब इसके बनने के बाद दूसरा वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। दूसरे वाले प्रोसेस में क्या होगा कि CH3 से एक हाइड्रोजन एटम OH माइनस आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ये, और बाद में H2O बनाएगा। दिस इज, ठीक है। फिर जो ये कार्बोकटायन है ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, अपने चार्ज को रीअरेंज करेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा।
प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज 2-मिथाइल प्रोपीन, और हमने स्टार्ट किया था टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड से, मीन्स हम एल्काइल हैलाइड से एल्कीन्स बना रहे हैं रिएक्शन में। इफ द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स डिहाइड्रो, एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक हैलोजन निकल रहा है, ओके, इसीलिए हमने इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला है। If the dehydrohalogenation of an alkyl halide can yield more than one alkene, then according to the Sidsif's rule, the main product is the most highly substituted alkene. सिडसिफ रूल को मैं पहले वाले वीडियो में भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। सिडसिफ रूल क्या होता है, तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है और इसमें एक से ज़्यादा एल्कीन्स हमें मिल रही हैं, तो सिडसिफ रूल के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि उन एल्कीन्स में से कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है या कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट है। The action of ethanolic KOH on secondary butyl bromide can yield 2 isomeric alkenes, 1 butene and 2 butene. सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को अगर हम इथेनॉलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक 1 ब्यूटीन और एक 2 ब्यूटीन। ओके, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किस तरीके से मिलते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहती हैं कि जो बीटा हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है। यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन्स हैं, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है, इन दोनों के पास जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होंगे। अब पॉसिबिलिटी तो दोनों की है, दोनों बीटा है, बीटा हाइड्रोजन से कोई भी निकल सकता है, तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड आएंगे। ओके, अगर बी वाली साइड होती है, बी वाली रिएक्शन होती है तो हमें कंपाउंड मिलेगा 1 ब्यूटीन, लेकिन अगर ए साइड वाली रिएक्शन होती है तो हमें कंपाउंड मिलेगा 2 ब्यूटीन। कैसे मिलेगा, हाइड्रोजन तो ब्रेक हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा तो हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और उसका चार्ज साइड वाले कार्बन पर आ जाएगा। ओके, और इसी तरीके से अगर ये ए साइड वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो उसका चार्ज साइड वाले कार्बन पर आ जाएगा जो उससे एडजेसेंट कार्बन है, और दोनों कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बना लेंगे। अगर ये वाले बॉन्ड बनते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्यूटीन, दिस वन, लेकिन अगर ये वाले बॉन्ड बनते हैं इस कार्बन के, इन दोनों कार्बन के बीच, तो प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्यूटीन। ओके, बहुत सिंपल है रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो एल्कीन है वो स्टेबल है। इन अकॉर्डेंस विद सिडसिफ रूल द मेन प्रोडक्ट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन 2 ब्यूटीन रादर देन 1 ब्यूटीन। सिडसिफ रूल के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि 2 ब्यूटीन ज़्यादा सब मतलब स्टेबल है और 1 ब्यूटीन स्टेबल नहीं है, क्योंकि सिडसिफ रूल कहता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हैं वो ज़्यादा स्टेबल है और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है वो कम स्टेबल है। चेक कर लेते हैं किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। 1 ब्यूटीन में चेक करते हैं। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, समझे, 2 हाइड्रोजन है, और 2 ब्यूटीन में फंक्शनल ग्रुप है ये। ओके, और इसके पास 3 और 3 6 हाइड्रोजन हैं, तो स्टेबल कौन सा हुआ, 2 ब्यूटीन। ओके, इसको आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में भी लिख सकते हो इस पॉइंट को। ओके,
अब आती हैं E2 reactions. Bimolecular elimination reaction is E2 reaction when the rate of elimination reaction is dependent both upon the concentration of substrate and the nucleophile. पहली वाली रिएक्शन में हमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, बट इन द केस ऑफ E2 हमें ये चाहिए. ओके, जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी दो चीज़ पर डिपेंडेंट होता है, one is on the concentration of substrate and the other is the concentration of nucleophile or reagent, okay, और attacking agent, जो भी आप कहें, तो वो वाली रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है. दो मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रही है, दैट्स वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है. और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं E2 से. E2 like SN2 is also a one step process. E2 reactions जो होती हैं वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, while E1 रिएक्शन जो होती है वो डबल स्टेप रिएक्शन थी, in which the abstraction of proton from the beta carbon and the expulsion of the leaving group, that is halide ion Pc, from the alpha carbon atom occurs simultaneously. SN1 रिएक्शंस में क्या था? SN1 रिएक्शंस में कार्बोकटायन बन रहा था, लेकिन E1 रिएक्शंस में, E2 रिएक्शंस में कार्बोकटायन नहीं बनता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है. इन दिस रिएक्शन प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है बीटा कार्बन से और लिविंग ग्रुप निकल जाता है, लिविंग ग्रुप का एक्सपल्शन होता है. लिविंग ग्रुप में अगर हम एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं तो हैलोजन आयन या हैलोजन एटम इज द लिविंग ग्रुप. एंड देयर इज द मैकेनिज्म. इसमें हमने क्या लिया है? इसमें हमने एन एल्काइल हैलाइड लिया है, मतलब नॉर्मल चेन लिया है. अब हम उसकी रिएक्शन अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें एल्कीन मिलेगा. इसमें हमें E1 की तरह दो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, सो हियर इज द बीटा कार्बन, दिस वन, और ये है लिविंग ग्रुप हमारा हैलाइड आयन. ओके, तो सेम टाइम पर प्रोसेस होगा. OH माइनस आयन इज बेस, माइनस आयन है उसके पास, और हमारे H के पास पॉजिटिव आयन है. पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा. ठीक है. अब जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसका चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाएगा और कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए उस चार्ज को सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करेगा. इधर X होगा, X जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप भी सेम टाइम में रिमूव होगा, एक्सपल्जन होगा उसका भी, तो उसका भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाएगा और वो दोनों प्लस और माइनस चार्जेस मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे. दिस वन. ओके, in this reaction the two groups to be eliminated, hydrogen atom and X atom. Okay, hydrogen atom and X are trans to each other and hence E2 reaction are generally trans elimination reactions. Now E1 versus E2 reactions. E1 reaction is unimolecular reaction while E2 is bimolecular reaction. Okay, E1 reaction टू स्टेप रिएक्शन होती है और जबकि E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है. E1 रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है जबकि E2 रिएक्शन में कार्बोकटायन या कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है. E1 रिएक्शन में order of reactivity of alkyl halide is tertiary, then secondary, then primary. Okay, same E2 reactions में होता है. E1 reaction are no stereospecific.
जबकि E2 रिएक्शंस में क्या होता है, वो ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। ओके, E1 रिएक्शन जेटसेव रूल फॉलो करती है, मतलब सेटसेफ रूल फॉलो करती हैं, जबकि E2 रिएक्शन में सेटसेफ रूल फॉलो करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ओके, E1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, जबकि E2 रिएक्शन में पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। ओके, E1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस। सिंपल, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटती है तो रेट घट जाएगा। नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस। कार्बोकैटायन बनता है तो उसको रीअरेंज करना पड़ता है चार्ज को, लेकिन E2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं होगा। इसमें E2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है, जबकि E1 में नॉर्मल बेस या वीक बेस की जरूरत होती है। सो these are the some differences in E1 and E2। अब आपको वर्क क्या करना है, थोड़ा समराइज कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस को। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें से कुछ पार्ट एलिमिनेट हो जाए, कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेशन रिएक्शंस दो तरीके की होती हैं, E1 और E2। E1 यूनिमॉलिक्यूलर होती है, E2 बाइमॉलिक्यूलर होती है। E1 टू स्टेप प्रोसेस है, E2 सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ओके, E1 सेटसेफ रूल को फॉलो करता है, जबकि E2 सेटसेफ रूल को फॉलो नहीं करता है। E1 में वीक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और E2 में स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं। E1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और जबकि E2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ओके।